अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया था आइन में तब्दीली करके, और इसके बाद पाकिस्तान में जितनी भी इसकी मुखालफत में आवाज़ें उठीं उनका कोई ख़ास असर इसलिए नहीं हो सका क्योंकि बदकिस्मती से जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं और जो भारत की मीशत का बड़ा हिस्सा है वो इतना कंसिडरेबल था कि ये इकदाम आगे से आगे बढ़ते रह गए। और आज एक और बुरा दिन है हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए, जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस खसूसी हैसियत को ख़त्म करने की तौसीक कर दी है। यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पे जब भी हम इलेक्शंस की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मिसालें देते हैं, ख़ास तौर पे वो इलेक्शंस की कंडक्शन हो या कुछ और मामलात हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी है। इस इक़दाम के बाद इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान ने इस इक़दाम को मुस्तरद किया है, लेकिन आगे क्या होगा? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें जो सिर्फ कागज़ का ढेर बन के रह गई हैं, वो बायलैटरली मसला हल करने के काबिल है नहीं। इस पर तफसील से बात करेंगे। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब तज्ज़िया निगार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब हैं, एनालिस्ट हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, मुझे ज्वाइन करें। ब्रिगेडियर वकार साहब, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, हम अक्सर इलेक्शंस के मामलात पे प्रोग्राम्स करते थे या कुछ और लोकल बॉडीज़ या पावर नीचे लेके जाना, तो बड़े कुछ ऐसे केसेस थे जिनके हम एज ए जर्नलिस्ट उनकी मिसालें देते थे। लेकिन आज मेरे लिए ये एक इंतहाई अफसोस की बात है जहाँ पे एक कंपैरेटिवली क्रेडिबल समझा जाने वाले इदारे की तरफ से भी मोदी सरकार का सिर्फ एक अब वो माउथ पीस बन के रह गए। आई थिंक ये पहले परसेप्शन जरूर रही है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ आई थिंक लास्ट 10 साल में बड़ा बदलाव आया है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में। अच्छा, एक तो पैनल थोड़ा देख लें, इसमें जस्टिस चंद्रचूड़, उसके बाद एक जस्टिस कौल है, फिर इस तरह जस्टिस एक पंडित है, तो 5 में से 3 तो ब्राह्मण जजेस थे। और इसी तरह का पैनल था अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद का डिसीजन हुआ था। तो इसका मतलब है कि आरएसएस की जो आई थिंक पेनिट्रेशन है इन ऑल ब्यूरोक्रेसी, फौज और सुप्रीम कोर्ट में, बाय द वे जो ब्राह्मण है तो 40% है सुप्रीम कोर्ट में, और अगला चीफ जस्टिस भी ब्राह्मण ही होगा। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब में तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था फैसला, और उन्होंने एंडोर्स किया व्हाटएवर। अच्छा, इसमें 3 बड़े लॉज की वायलेशन हुई। एक तो इंटरनेशनल लॉ है जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, एक डिस्प्यूटेड इलाका है जो इंटरनेशनली नोन है। फिर आप आ जाए बायलैटरल पे, जो शिमला मुआहदा है सागर 2 मुल्कों के दरमियान है, उसको उन्होंने साइड पर डाल दिया। एंड देन डोमेस्टिक लॉ जो भारत का अपना जो भी बचा कुचा था, ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूशन थी, पहले के जमाने में यहाँ पे वजीर आजम होता था, फिर डाउनग्रेड होकर वजीर आला, फिर यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो उस लिहाज से आई थिंक सिर्फ ये धौंस धांधली से किया गया, लेकिन मैं इसको स्टिल पेपर ट्रांजेक्शन ही कहता हूँ। चाहे जोग्राफिक डिवीजन हो, चाहे लीगल डिवीजन हो, या जो भी उन्होंने फैसला किया है, बेसिकली जब तक कश्मीरी अवाम इसको नहीं मानते तो आई थिंक इसकी कोई हैसियत नहीं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी आज ही बात की कि ये जो फैसला हम जूते की नोक पे, आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये उन्होंने बात की आज आजाद कश्मीर में वो गए हुए थे कि ये कोई कोर्स फैसला नहीं कर सकती। तो इसमें आई थिंक अभाम नहीं होना चाहिए। मजीद मुसलमानों पे ऑलरेडी अरसा याद तंग किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस तरह के अभी एक दो और केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पे एक ज्ञानवापी मॉस्क का है काशी और मथुरा में, यानी 2 मस्जिदें, एक औरंगजेब आलमगीर को ईदगाह है, शाही ईदगाह, उस पर भी इसी तरह का डिसीजन आएगा। तो अभी आई थिंक भारत में मुसलमानों को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था ये। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, और जो आज निगरान वज़ीर आज़म ने कहा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आप इस पर पहले कमेंट कीजिएगा कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और ये मसला कभी भी बायलैटरली हल नहीं हो सकता। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन सारे मामलात के ऊपर? देखिए जी, अभी तो किस्सा इतना बिगड़ चुका है कि बहुत कम मुदम उम्मीद जो है रह गई है पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं वो ऐसा ऐसा कुछ हमने अपनी गलतियों की वजह से जो है ज़ाया किए, और कोई कश्मीर पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी हमने एक ओवरऑल नहीं बनाई। दूसरी तरफ जो इंडिया है, अगर हम उसका देखें, जिस रात से उसने शब खून मारा 27 अक्टूबर 1947 को, वो दिन और आज का दिन जो है उसने
बतदरीज ऐसे इकदाम उठाए कि उसने कश्मीर को आहिस्ता आहिस्ता अपने इंडियन यूनियन में जम करने की कोशिशें जारी और सारी रखी। उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स भी आ गए, उसकी तखरीबकारियां भी आ गई, उसकी सबवर्जन्स भी आ गई। उसने एक ढकोसला जो है सेकुलरिज्म का और डेमोक्रेसी का वो भी चलाई रखा। और फिर उसने पहले सोवियत यूनियन जो फॉर्मर था उसका, और फिर आज इंडिया, वो उसकी पुष्ट बनाई, उसको मिलती रही, उसका उसने पूरा ये फायदा उठाया। जो अगस्त 2019 5 अगस्त को जो किस्सा हुआ, मैं नहीं समझता कि इंडिया या मोदी में इतनी हिम्मत थी कि वो कदम उठाता बगैर अमेरिका की शय से। उसकी पूरी पुष्ट बनाई हासिल थी और फिर उसने वो इतना बड़ा जो है ना कदम ये उठाया। आखिर यहाँ भी एक न्यूक्लियर पाकिस्तान था और वो उसका हमारा मिनिमम डिटरेंस से फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस हम अचीव कर चुके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये कदम उठाया, ये जानते हुए कि हमारी सेंसिटिविटी कश्मीर के साथ कैसी है। वो हमारा एक जगलर वेन है, उसकी वजह से 3 जंगें जो हैं हम ये उसके साथ कर चुके हैं, और कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बड़ी बड़ी कारगिल वगैरह जो है वो भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये कदम उठाया। लेकिन वो जो 5 अगस्त 2019 को जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वो वहां पर रुका नहीं। उसके बाद जो है उसने जो है ना और हरबे इस्तेमाल किए कि मैं किस तरीके से वहाँ की जो थोड़ी बहुत जो वहाँ पर मिलिटेंसी कहें या उसको फ्रीडम मूवमेंट कहें, उसको मैं कुचल दूं। वो उसने उसको लॉकडाउन में रखा और फिर उसने जुल्म के पहाड़ वहाँ पर ये ढा दिए, जेनोसाइड किया, यूथ की किलिंग की, डिटेंशन सेंटर उसने ये खोल दिए। ये और फिर सबसे बढ़कर ये कि उसने एक प्लान शुदा तरीके से जो उसने पहली टर्म में कहा था कि जी मैं यहाँ पर जो है इसकी डेमोक्रेसी को चेंज करूंगा, वो उसने सेकंड टर्म में फिर उसने अभी जी करना शुरू कर दिया है। जी, और और उसकी अदालत तरफ ने जो एक है और नुक्ता मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ कि अदालत ने अगले साल 30 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, और इस फैसले को पे इंडिया के अंदर से जी भी ये रिएक्शन आ रहा है कि आप भारत के ये वाहिद देखिए मुस्लिम सारे अक्सरियती इलाके पे वो जो जी इसको मजीद सारे कम लिंक करने के लिए। जितने हैं उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टीज भी बना दी हैं। जितने वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जेल में ये बैठे हुए हैं, उनकी तमाम सांसें जो है ना उन्होंने बंद बंद कर दी हैं। कोई दुनिया से उनको कट ऑफ कर दिया। जैसे गाजा बसीज है तो ये भी जो है एक बसीज है और बिगेस्ट जो ओपन प्रिजन ठीक है, है या कंसंट्रेशन कैंप है। ब्रिगेडियर आसिफ साहब आप मेरे साथ ही रखिएगा। ब्रिगेडियर वकार साहब, तो आप ये समझते हैं कि ये फिर मुस्लिम अक्सरियती इलाके की मज़ीद आबादी कम करने के लिए भारत का एक कदम है जो कि कामयाब होगा, क्योंकि पहले भी वो ऐसी डेमोग्राफिक चेंजेस लाते रहे हैं और अब तो ये अदालती फैसला भी है उनके पास। जी डेमोग्राफिक चेंज की एफर्ट है, इसमें काफी सारी जमीनें जो है आर्मी कैंप्स की आड़ में जो दी जा रही हैं रिटायर्ड फौजियों को भी, और फिर पंडितों को कोशिश कर रहे हैं एक ड्रामा करके वापस लाने की। लेकिन मेरा इसमें एक और भी आई थिंक व्यू है कि भारत में आहिस्ता आहिस्ता पुश बैक शुरू है। नॉर्थ ईस्ट में शायद आपको पता हो, छोटी सी रियासत है मणिपुर, उसमें बिल्कुल जंग हो रही है 2 कम्युनिटी के दरमियान। ना फौज वहां पे कुछ कर सक रही है, ना पुलिस जो है, और बिल्कुल बॉर्डर बने हुए और एक वॉर सिचुएशन, और भारत कंट्रोल नहीं कर सकता। हमास और इसराइल की जब लड़ाई हुई 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, इससे एक तो भारत में इस्तराब है, दूसरा आई एम श्योर कश्मीरी भी इसको देख रहे हैं कि जब तक आप निकल के फाइट नहीं करते अपना हक नहीं मिलता। तो उसमें आई थिंक इस्तराब भी है। फिर खालिस्तान वाली मूवमेंट का बहुत पुश बैक है। ये आई थिंक उसको डाउन पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज भारत ना मजबूर हो गया था कि फिर से डेथ स्क्वाड में, जैसे खालिस्तान मूवमेंट में उनके पास कोई अलग स्टेट नहीं है, जैसे हमारे पास आजाद कश्मीर का पूरा कैंप है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसका कोई बैक नहीं कर रहा था। कुछ एक्टिविस्ट हैं और यूथ को आगे करके, और उससे आई थिंक इस तरह साउथ इंडिया से काफी पुश बैक है। तो आई स्टिल फील कि जब आप इतना ज्यादा प्रेस कर देते हैं, जिस तरह बड़े साहब कह रहे थे कि एक ओपन प्रिजन है और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिजन, जैसा गाजा है एग्जैक्टली उसी तरह है अगर आप एक्सप्रेशन देखें, तो इसका भी रिएक्शन आता है। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि कौमियतें जो है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम अप्रेस रहे। तो ये एक तो बाउंस बैक होगा इंशाल्लाह, और उसमें पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करेगा। आज आई थिंक वजीर आजम ने भी बात की कि इसमें अगर जरूरत पड़ी तो वॉर का ऑप्शन है, और ये मेरे ख्याल बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली स्टेटस को अगर आपने तोड़ना है
डिप्लोमेटिक, मॉरल, सारे वही जब तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिर अल्टीमेटली वॉर आर्बिट्रेटर होता है। और आप देखें कि हमास ने या इवन यमन के जो हुतीज हैं उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने इतनी बड़ी पावर के घुटने तकरीबन टिकवा दिए हैं। सो ये जरूर है कि मेरी ये असेसमेंट है कि हो सकता है मोदी 2024 में दोबारा तीसरी दफा इलेक्ट होके आता है और एक्सप्रेशन होगी तो ये बाउंस बैक करेंगी कौमें। और मेरे ख्याल में आज़ादी की जो तहरीक है कश्मीर की उसको एक और लीज ऑफ लाइफ मिला है। बाकी जी, आप पाकिस्तान कहेंगे का मेरे एक साथ ही मेजर रोल रुकीगा। बनता कर्नल है। आबिद लतीफ़ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, मुस्लिम आबादी को कम करने के लिए भारत का एक और कदम है इस अदालती फैसले की वजह से। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक डेमोग्राफिक ऑफेंसिव है, वो पहले से ये कर रहे हैं जम्मू स्टेट में, हमें पता है पिछले कोई 8-10 साल से ये था और अब इस फैसले का आ जाना जाहिर है यही। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ये एक्चुअली देखना ये है, देखिए कि जो इंडियन हेल्थ कश्मीर है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी एस्पायरेशन है, अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, और वो यूएन रेजोल्यूशन है उस पर बहुत सारी। फिर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, शिमला एग्रीमेंट है जिसमें ये सारा कुछ तय हुआ था कि इसको कैसे हल किया जाएगा, नेहरू ने कहा था। उससे पहले यूएन रेजोल्यूशन 47 से लेके जो उसके बाद भी कोई 100 के करीब यूएन रेजोल्यूशन आई हैं, उन सब में जाहिर है उस चीज को अता किया गया। लेकिन अब ये जो ऑफेंसिव है जिसमें वो एक लीगल ऑफेंसिव उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके, लीगल फ्रेमवर्क का सहारा लेके लीगल स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोग्राफिक स्टेटस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो रिलीजियो पॉलिटिकल स्टेटस है उसका, स्टेट का, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पंडित को दोबारा लाके वहां बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद जाहिर है लोगों के अंदर एक फीलिंग तो है कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है। और ये एक्चुअली इस सारी चीजों को जो जिस कंट्री की जिम्मेदारी है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने साइड ऑफ द वर्जन जो है वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचे, वो आई थिंक हमारी यानी पाकिस्तान की बनती है। तो हमें अब इसको इस जो इंडियन ऑफेंसिव है, ये डिफरेंट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफेंसिव है, इसको हमें अब आई थिंक टाइम आ गया है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहिए और उनको ये इनकी जो इंडियंस की जो ये अजाइम है इसको एक्सपोज करना चाहिए। और जो कश्मीर मूवमेंट है इसको कम से कम डिप्लोमेटिक फ्रंट से इसको दोबारा से रिवाइव करके हमें चाहिए कि इसको हम इंटरनेशनलाइज करें, और इसके लिए आई थिंक देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू वेस्ट। ठीक है, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर आसिफ साहब, पाकिस्तान क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है, इस पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पे आप थोड़ी सी नज़र डालें और उनको रीविज़िट करते हैं, याद दिलवाते हैं। इसमें तो ये भी बहुत वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि और ये करारदादें मुस्तरद करती हैं भारत के इस दावे को कि कश्मीर कानूनी तौर पे भारत का इलाका है, और करारदादों ने मसला कश्मीर के हल के लिए खुद इरादियत को गवर्निंग प्रिंसिपल के तौर पे कायम किया गया। तो जो प्लेबिसाइट है, इट विल बी द ओनली गवर्निंग रूल टू रियलाइज व्हाट द कश्मीरीज एग्जैक्टली वांट। तो ये इसका क्रक्स है करारदादों का। जी नहीं, जो देखिए जी, ये टोटल 18 यूएन रेजोल्यूशन हैं जिसमें कि 11 जो है वो जो है ना ये प्लेबिसाइट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर हैं, ये तो मौजूद हैं। और किसी वक्त तक तो ये है, ये बड़ा चलता रहा, लेकिन फिर आपको पता है शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद बायलैटरलिज्म को हमने फरोग दे दिया और थर्ड पार्टी को हमने हटा दिया और एक किस्म का कोल्ड फ्रीजर में ये किस्सा चला गया। फिर कश्मीरियों ने जब ये अपराइजिंग की और वो अपना खुद जो है ना आज़ादी लेने की कोशिश की, तो फिर आपको मालूम होगा कि 1990 के बाद जो उन्होंने 7 लाख फौज उस वक्त भिजवाई थी, आज तो वो 11 लाख हो गई है। तो जुल्म के कौन से पहाड़ हैं जो उन्होंने नहीं ढाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट है वो आज तक उनसे नहीं टूट सकी। यही वजह है कि जब ये एक्सट्रीमिस्ट रजीम मोदी की जो है फैसिस्ट भी है और रेसिस्ट भी है, वो जब आई और उसने फिर ये इक़दाम जो 5 अगस्त 2019 को लिया, वो ये लिया कि हमने इतना इनके ऊपर जो है ना इनको कुचलने की कोशिश की है पिछले 75 साल से, और फिर भी नतीजा क्या है कि वो हमें हेट करते हैं और पाकिस्तान को आज भी वो लव करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के नारे वहाँ लगते हैं।
तो वो उस चीज को जो है उसने फिर कहा कि मैं इस किस्से को ही खत्म करूं और इसको मैं एक इंटेग्रल पार्ट बनाऊं, जो अटूट अंग, और अटूट अंग का जो उसका नारा हमेशा रहा। तो उसने फिर 2 टेरिटोरियल यूनियंस में इसको बना के डायरेक्ट अंडर इंडियन रूल जो है वो ये ले आया। अब प्रॉब्लम ये है कि यूएन रेजोल्यूशन तो उधर हैं, लेकिन यूएन जो है वो एक डेड वर्ड है। वो आज तक ये नहीं कर सका, ना इंडिया ने इसका कब्जा छोड़ा, ना हम छोड़ा सके, हालांकि 1965 में हम बिल्कुल नज़दीक ये पहुंच चुके थे। ना यूएन ने, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई मदद की कि वो छुड़ा के, और ना ही उनके बस की बात है आइंदा भी, जिस तरीके के हालात हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप इंडिया को मिली हुई है, उसका डिप्लोमेटिक क्लाउट है, इकोनॉमिक क्लाउट है, वो उस वजह से हमें इनसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। करना है तो कश्मीरियों ने करना है और हमने उनकी मदद करनी है। वी आर द स्टेक होल्डर्स। और अब ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पहले इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी स्टेक होल्डर से आज चौथा स्टेक होल्डर भी है, वो चाइना है। चाइना के पास एक टुकड़ा है, वो भी इसमें अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया हुआ है। सीपैक की वजह से उसकी इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से ये जो है ना, सीपैक जो है इंडिया को भी जहर लगता है और अमेरिका को अपनी वजूहात, एम्पीरियलिस्ट डिजाइन की वजह से वो ये करता है। अब मैं कहने की कोशिश ये करूंगा कि अगर हम 5 अगस्त 2019 का जो उसने जो वो किया, हमारी जो रिस्पांस थी वो 0 थे, हमने कुछ नहीं किया। अगर कुछ ना कुछ हम थे, हमारे पास ऑप्शंस थे। अगर वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी इंडिया इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी की मदद से ये सारे अहदाफ जो है वो अपने हासिल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे पास भी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है। हमारा लॉन्ग आर्म तो ज़्यादा फेमस था 90s में भी और 2000s में भी, तो वो नहीं इस्तेमाल हुआ। उसका खमियाजा हमें बढ़ना पड़ रहा है। आज उसने सुप्रीम कोर्ट की मदद से जो है ना उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है, और उसको मजीद तकवीत देने के लिए उसने G20 की वहाँ पर एक समिट भी बुला लिया और ये कहा कि मैं कश्मीर को जो है ना पैराडाइज ऑन अर्थ बनाऊंगा। अब देखें कि जी उस पैराडाइज ऑन अर्थ तो है ही थी, जिसको उन्होंने एक जहन्नम बना दिया। जी आप तो काइंडली वो यहाँ पे अब रुकिएगा। पैराडाइज ऑन अर्थ। जी बिगिरी जी वकार साहब, ये जो करारदादों के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 1989 के दौरान जो मकबूजा कश्मीर में जो भारत क्लेम करता है कि हम तो इलेक्शंस करवाते हैं, उसका टर्नआउट सिर्फ 0.2% था, और ये वो एग्जैक्टली वो प्लेबिसाइट नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस चाहता है। लेकिन इस तरह के इकदाम करके फेस सेविंग की कोशिश ज़रूर की है भारत ने। तो फिर इस मामले में इन करारदादों की क्या अहमियत रह जाती है? इसका तो कोई भी नुक्ता हम नहीं देखते कि कभी इम्प्लीमेंट हुआ या हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशन में जो बिग 5 है, आई थिंक एक तो उनका बड़ा रोल होता है। भी आपने देखा पैलेस्टाइन गाजा कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल नहीं प्ले किया, वहां पे एक बार वीटो कर दिया। और इसी तरीके से जहाँ पे सुपर पावर्स के इंटरेस्ट हैं या P5 के हैं, डिस्पाइट कि चाइना ने काफी हमारी मदद की, आई थिंक हर लेवल पे। चूंकि जिस तरह बेड़ा साहब कह रहे हैं कि चाइना अभी मेजर स्टेक होल्डर है, चूंकि अक्साई चांद भी, और अभी आपको पता होगा 2020 में इनकी अच्छी खासी लड़ाई भारत की फौज को काफी हजीमत का सामना करना पड़ा। इनका कर्नल और 25-30 बंदे मार दिए, कोई 100 बंदा पकड़ के ले गए थे। और भारत फिर उसके बाद पेपर टाइगर के रूप में मशहूर हुआ कि जी इस फौज में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इनको चाइनीज ने कर दिया। स्विफ्ट रिटॉर्न में पाकिस्तान ने किया। मेरी ये असेसमेंट है कि जो नेशनल मूवमेंट्स होती हैं, एक तो ये आपने खुद करनी है, या कश्मीरी है या फिर जिस तरह बड़े साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा स्टेक होल्डर है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इस पर वॉर नहीं की, वी हैव फॉट 4 वॉर्स। अगर देखा जाए तो छोटे छोटे क्लैशेस बेशुमार, अगर सचिन को भी आप शामिल करते हैं, कारगिल को, तो ये आई थिंक 4 से 5 आप कह लें वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने किए हैं। और उसमें जो आपके लिए डिनोमिनेटर था वो कश्मीर ही रहा। इवन 71 में जहाँ पे अभी जैसा कल 16 दिसंबर है, हमारा डिबैकल हुआ, हमारा हिस्सा टूट गया, उसमें भी कश्मीर में एक पूरी लड़ाई हुई। और वी आर अ स्मॉलर पावर, और फिर भी हमने जो है अच्छे तरीके से लड़ा भी। और 48 में जो लड़के लिया था, इस तरह 65 में और 71 में फिर छम का इलाका है जो पाकिस्तान के पास है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान आर्मी ने या डिफेंस फोर्सेज नहीं किया। और ये भी बात सही है कि आप लेट से हर साल तो लड़ाई नहीं कर सकते, इसकी एक तैयारी होती है, फिर एनवायरनमेंट है,
थोड़ा इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अजरबैजान ने अपना एरिया लिया, उन्होंने 8-10 साल तैयारी की थी। तो मेरी तो अपनी बल्कि ये राय रही है हमेशा कि अल्टीमेटली ये बदौर शमशीर ही है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इसकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक जंग से ही हल होगा डिप्लोमेटिकली आप कश्मीर स्ट्रांग का हो। मसला। सैयद अली गिलानी कहते थे कश्मीरियों को कि आप वेट करें, पाकिस्तान जब स्ट्रेंथ गेन करेगा इंशाल्लाह तो आज़ादी का सूरत मूवमेंट खत्म नहीं हो सकते, अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं। आप आइलैंड की मूवमेंट देख लें, आप ईस्ट तिमोर में देख लें जो साइन रिलीज, साउथ सूडान, इसी तरीके से जो है अजरबैजान की नगोर्नो कराबाख का उन्होंने कोई आई थिंक 30 साल बाद जाके उनको उसका हिस्सा मिला। तो एक तो उसकी भी तैयारी, और दूसरा ये है कि जितनी भी परसेप्शन डोमेन में आई थिंक बड़ा जरूरी है। टाइम हम अंडरमाइन करते हैं कि शायद सोशल मीडिया या मीडिया से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट को देखें, विदाउट एनी स्टेट, विदाउट एनी फॉर्मल गवर्नमेंट उन्होंने वक्फा डाला हुआ इंडिया को, और सिर्फ 5-6 एक्टिविस्ट हैं। तो मेरी कश्मीरियों से आजाद कश्मीर लीडरशिप बातचीत होती रहती है, थिंक टैंक्स में भी मैं कहता हूँ कि जी ये आपने नहीं छोड़ना, और ये परसिस्टेंटली आपने फाइट करना है। और इस इंफॉर्मेशन डोमेन में आप एक खास प्लान बना के उसके इसकी ट्रजेक्टरी और ऑब्जेक्टिव सामने रख के चलें, एंड देन जब एनवायरनमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला तो आज़ादी भी मिलेगी। आई एम वेरी श्योर, मैं नहीं तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के टाइम तक इंशाल्लाह ताला जरूर आज़ाद होगा कश्मीर इंशाल्लाह। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद जी। कल आबिद लतीफ़ साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप भी इसके ऊपर कमेंट करें। जैसे ब्रिगेडियर वकार साहब ने तो वाज़े तौर पे कह दिया कि जंग ही इसका सोल्यूशन है, अभी करें बाद में करें, इसके बगैर हो नहीं सकता। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसको प्रायोरिटी पे ऑप्ट करेगा? वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि तैयारी एक दिन में हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है। जी कर्नल आबिद साहब। जी बसर एहतराम, मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से डिफर करना चाहूँगा। जी देखिए, ये जब 1947 के बाद जब ये जो हमारे जो इर्रेगुलर्स थे उन्होंने जाके कश्मीर का इलाका एरिया जिसमें वो कर्नल हसन मिर्जा, ब्रिगेडियर शेरुल्ला बेग तो डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन कर्नल हसन मिर्जा और उन लोगों ने गिलगित और सारा इलाका जब आज़ाद करवाया, तो देखिए उस वक्त तो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था। इंडियंस ने अपनी आर्मी मूव करा दी, हम रेगुलर्स ने किया, और एक इलाका दोनों में डिवाइड हो गया। उसके बाद से अगर आप देखें तो जो भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे भी ट्रेवर्स किया, कब कोई इलाका उधर गया या इधर आया, तो वो जिसके भी कंट्रोल में रहा डिस्प्यूटेड रहा। तो मेरे ख्याल में ये जब तक कि इंडिजिनियस एक मूवमेंट नहीं शुरू होगी कश्मीर के अंदर, जब तक के आज़ादी का जो एक वेव है वो वहाँ नहीं शुरू होगी, तब तक, और उसके साथ फिर प्लेबिसाइड भी लिंक है, उसके साथ वो सारे जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म हैं डिसाइड करने के किसी रीजन के, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। और एक और बात से मैं डिफर करूंगा कि ये जो शिमला एग्रीमेंट था, गो के इसने इसको बायलैटरल करने की कोशिश की, लेकिन ये बायलैटरल हुआ नहीं, क्योंकि कारगिल ने इसको दोबारा इंटरनेशनलाइज कर दिया। कारगिल के अंदर आपने देखा कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, लंदन इंग्लैंड इन्वॉल्व हो गया, चाइना इन्वॉल्व हो गया, और प्लस ये जो ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि चाइना ने जो अब लद्दाख के अंदर और जो ली सेक्टर के अंदर, और ये जो सारी जो वहाँ पे अब चाइना और इंडिया के दरमियान में है, अगेन उससे ये डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया है। और शायद इसीलिए अब इंडिया को बहुत जल्दी है कि वो डेमोग्राफिक ऑफेंसिव और लीगल ऑफेंसिव के थ्रू वो फौरन इसको कंसोलिडेट कर ले, वरना उसको लगता है कि ये अब आगे शायद फिर करना मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए ऑप्शन एक बात और कि ये जब तक जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसको पाकिस्तान की भी सपोर्ट नहीं होगी, वो इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीर के अंदर जो है वो पॉपअप नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान भी इस इक्वेशन का, क्योंकि पाकिस्तान इसका 3 ही इसकी पार्टीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर के लोग। तो जब तक पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, उन लोगों की सपोर्ट की जब तक नहीं होगी, ये मूवमेंट जाहिर है ये नहीं चल सकती। और ये इसी तरीके से इंडिया की कोशिश ये होगी कि वो उसको उस लेवल ऑफ ऑप्शंस पे ले जाए जहाँ पे ये मूवमेंट कभी किक स्टार्ट हो ही ना सके। इसीलिए डेमोग्राफिक ऑफेंस किया जा रहा है, इसीलिए उन इलाकों को चेंज किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे नए लोगों को लाके बसाया जा रहा है, ताकि वो जो एलिमेंट कभी भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है वो ना बन सके। तो आई थिंक इसका सोल्यूशन यही है, वॉर होगी। अब 21st सेंचुरी में अब वॉर से मेरे ख्याल में कोई इलाका लेना और उस पर फिर उसको अपने कंट्री के अंदर शामिल करना, आई थिंक वो थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रपोजिशन है।
अब जी ब्रिगेडियर आसिफ साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे इसी जाविये पे कि वॉर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरूर इसका ये बताऊंगा। मैंने कहा कि जो है, चूंकि आपका आज ये टॉपिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके तनाजुर से ये हमने शुरू किया, तो बात हमें ये सोचनी चाहिए कि आखिर ये इस टाइम पर ये इस तरह का फैसला ये क्यों आया। क्योंकि जब भी इतनी बड़ी मूव होती है तो उसके बैकग्राउंड जो है ज़रूर होता है, कुछ टाइमिंग्स हैं और कुछ अहदाफ होते हैं। तो मेरी नज़र में एक ये है कि उस वक्त अभी इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान इस वक्त मल्टीपल क्राइसिस में घिरा हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर किस्म की इंस्टेबिलिटी यहाँ पर इस वक्त अरूज पर है और टाइम उसके लिए मुनासिब उसने ये समझा। दूसरा ये है कि इस वक्त यूक्रेन के अलावा गाजा की जंग जो है वो लगी हुई है, दुनिया की अटेंशन जो है वो उस तरफ डाइवर्टेड है। तीसरी बात यह है कि इंडिया के इलेक्शन जो है अभी मई में आ रहे हैं, मोदी चाहता है कि मैं दोबारा से जो है ना उससे भी भारी एक्सीएस से जो है मैं ये जीतूं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और फिर ये भी मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम की जो एक अचानक विजिट अमेरिका में हुई, ये भी इंडिया को कभी ये पसंद नहीं आई होगी, तो उसका भी एक ये मकसद ये हो सकता है। पर्पस क्या है उनका? नंबर एक कि अपनी जो 2019 का जो एक्ट था उसको लेजिटिमाइज करें। G20 जो आई थी यहाँ पर और अभी गाजा की वजह से परेशान है, उनके होप्स को अलाइव रखें और पाकिस्तान और कश्मीरीज को ये प्रोवोक करें। और ये प्रोवोकेशन जो है ये भी बड़ी मानी खेज है। आखिर गाजा में क्या हुआ? प्रोवोकेशन। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहती हूँ कि एक जाविया इसमें और ऐड कर लें, फिर मुझे प्रोग्राम इसी पे कंक्लूड करने के पाकिस्तान क्या कर सकता है। मुझे ये बताइएगा कि इतना लंबा तनाज़ा हल क्यों नहीं हो सका? सबसे पुराना है यूनाइटेड नेशंस में, व्हाट इज योर वन लाइनर कि इस वजह से नहीं हो सका? जी, वो उसमें साफ जाहिर है कि हमारी पॉलिसी डिफेंसिव रही है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रही है। हम प्रोएक्टिव किसी फ्रंट के ऊपर भी नहीं रहे, चाहे वो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है या वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी है या डिप्लोमेटिक फ्रंट है। उसके ऊपर जो है हमने जो है दिया है, लिया कुछ नहीं है। इंडिया ने जो है वो अपनी एक हट दर्मी रखी। आज वो कह रहा है कि कश्मीर डिस्प्यूट पीछे, टेररिज्म सबसे आगे, पहले टेररिज्म की बात करो फिर मुझे बात करो। उसने अपने नैरेटिव चला के दुनिया में चलाया, वो विक्टिम बन गया है। हम जो है जो सबसे ज्यादा विक्टिम्स हैं, हमें जो है दहशतगर्द और नर्सरी ऑफ टेररिज्म कहलाया जाता है। जी ब्रिगेडियर वकार साहब, ब्रिगेडियर वकार साहब, जो ब्रिगेडियर आसिफ साहब मिसाल दे रहे हैं, जो पुलवामा अटैक्स था उसके बारे में कश्मीर के गवर्नर का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि इंडियंस ने खुद करवाया। तो इतने बड़े बड़े केसेस होने के बावजूद वाई वी वर नॉट एबल टू फाइट इट लीगली, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हम प्रोएक्टिव नहीं रहे, क्यों नहीं किया हमने? जी, आई थिंक एक तो स्टेटस को मैं थोड़ा सा एक मिनट में लूंगा। स्टेटस को पावर है, बड़ी पावर है और इंटरेस्ट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं। मैं सिर्फ वॉर पे आता हूँ। 21st सेंचुरी की बात हो रही थी इस वक्त। आई थिंक वॉर के अलावा तो लोगों को सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। रशिया यूक्रेन वॉर देख लें, अजरबैजान टर्की सीरिया कॉन्फ्लिक्ट देख लें, गाजा में हमास ने जो किया है, अंसारुल्लाह जो कर रही है। आई थिंक वॉर एंड इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी दोबारा रिवाइव हुआ है, बिकॉज जहाँ कौमों को दबाया जाता है तो फिर कौमें उठती हैं। और ये हमें याद होना चाहिए, ये आई थिंक फोर्सेज इसके लिए नहीं पाली जाती कि आपने हमेशा पीस की बात करनी है। डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टूल जो है उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन स्टेटस को हटाने की, हाँ ये जरूर ये करो कि एनवायरनमेंट होनी चाहिए और ये पाकिस्तान अगर चाहे तो ये कर सकता है। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, एक बैटल हार्डन फौज है और हम भी अपनी बका की जंग दोनों फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो वॉर हमेशा एज एन ऑप्शन रहेगा, एज अ लास्ट ऑप्शन। आज वजीर आजम ने ये बात की कि हर किस्म की जंग के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है ये मैसेज बड़ा क्लियरली भारत को जाना चाहिए। ठीक। अब ब्रिगेडियर साहब, वजीर आजम ने ये भी कहा कि 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब बहुत जल्द इजलास होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी होगी और इस पूरे इशू में एक नई रूप फूकी जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन कैसे, इसका जवाब नहीं है हमारे पास। बात सारी ये होती है कि जो लीडर जब ये जी ब्रिगेडियर वकार साहब, आप काइंडली इसको कर दीजिए, फिर मैं आपके पास। जी जी, इसमें ऐसा नहीं है कि आज कोई प्लान बनेगा, हमेशा प्लान रेडी रहते हैं। और आई थिंक सीन जो हमास ने किया है या अजरबैजान ने,
डेफिनेटली सारी ऑप्शन डिस्कस होगी, और मेरे ख्याल में अगर आप फोकस करें, इवन आई एम गिवन अ चांस, 5 साल दें और एक फोर्स दें, इट कैन बी डन इंशाल्लाह ताला। अब क्या आप वक्त भी बता रहे हैं? मैं आपको समझ नहीं पाई कि आप वक्त भी बता रहे हैं कि इस वक्त में हो सकता है? डिड यू से दैट? मतलब ये है कि अगर आपके विल हो और आपके पास एक प्लान हो, ठीक जैसे है, 5 तो ईयर आपको लगता है कि प्लान है अभी? ऑब्जेक्टिव हासिल करते हो किया जाए। प्लान है अभी हमारे पास है प्लान? ठीक है, कर्नल आबिद साहब आपके पास मैं आती हूँ, बताएं क्या है प्लान इस वक्त पाकिस्तान के पास? जो आप कह रहे हैं कि पहले आपने भी बात की कि इंडिजिनसली करना चाहिए, पहले अंदर से एक तहरीक उठे कश्मीर की, उसको पाकिस्तान की सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन कश्मीर में जो बड़ी आवाज़ें हैं वो तो जेलों में बंद है, वहाँ पे क्रैक डाउन्स हैं, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, तो वो कश्मीर के अंदर से जो तहरीक है वो कैसे एनर्जाइज होगी आने वाले वक्त में? जी जाहिर है, अभी तो अगर आप देखें तो वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडिया ने उसको कंसोलिडेट कर लिया सिचुएशन। मैं यही कह रहा था कि ये इस जो स्टेट तक की बात पहुंची है वो इसी वजह से कि जो मूवमेंट थी वहां पे वो सप्रेस करने में आई थिंक जो भी मैयत थे वो उन्होंने लिए और उसके थ्रू उन्होंने कर लिया। लेकिन देखिए, ये जहां तक ऑप्शन है कि क्या डायरेक्ट जंग का ऑप्शन है, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हम वो उन्होंने रिजॉल्व जाहिर किया और रिजॉल्व की बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन आप एक और डेवलपमेंट है जो आप देखिए, इस जो उनका लीगल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके बाद अगर आप देखें तो एक्चुअली पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो थ्रेटन हो जाती है। क्योंकि अगर कश्मीर को का लीगली भी हिस्सा बना दिया जाए तो फिर हमारी तो लाइफ लाइन है कश्मीर, हमारा तो सारे रिवर्स कश्मीर से आते हैं, फिर तो जो चनाब और कलको झेलम के जो पानी है उसके ऊपर भी वो फिर तो इंडस बेसिन ट्रीटी भी खुदा ना खास्ता जो है डाइल्यूट होती हुई नजर आ रही है। तो उस एंगल से अगर आप देखिए तो हमारा तो सर्वाइवल एग्रेरियन इकोनॉमी के हिसाब से हमारे सारे लोग दरियाओं के साथ हमारे सारे शहर हैं, कश्मीर हमें इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि वो अनडिवाइडेड और डिस्प्यूटेड जो अनडिवाइडेड एजेंडा है पार्टीशन का। तो इन सारी चीजों को देख के अब मैकेनिज्म जो आप पूछ रही थी कि क्या होना चाहिए, आई थिंक ये डिप्लोमेटिक फुल ऑफेंसिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ अब जैसे भी जिस भी तरीके से जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि कोई कंट्री उसके साथ खड़ी है जो कि इस डिस्प्यूट की पार्टी है, कोई और कंट्री नहीं है बल्कि वो कंट्री जो कि इस डिस्प्यूट में पार्टी है कश्मीरी अवाम के साथ, और वो कंट्री उनके साथ खड़ी है। जब ये आई थिंक यकीन उन लोगों को हो जाएगा तो वहाँ पे दोबारा से एक अपराइजिंग जो है, जो जेन्युइन अपराइजिंग है, वो आई थिंक दोबारा से शुरू हो जाएगी, और उसके साथ फिर ये डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनलाइज भी हो जाएगा, और आई थिंक फिर जो ऑप्शंस हैं बाकी जिस भी इंटेंसिटी के ऑप्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर आसिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि कर्नल आबिद साहब कि कश्मीर के अंदर जो भी होगा वो उसका इन्हिसार इसके ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर से कितनी कोशिशें हो रही हैं और उनका यकीन बढ़ाने के लिए। तो जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको करेंगे, तो एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक इन इज माइंड? वो इंटरिम वज़ीर आज़म हैं और अगर पाकिस्तान की एक पुरानी पॉलिसी है उसको ही परसू करना है तो उसमें किस तरह की तब्दीलियाँ आ सकती हैं आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पे ब्रिगेडियर वकार साहब कह रहे हैं कि जिस तरह खालिस्तान मूवमेंट का एक नया चेहरा सामने आया है, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आई है, 3-4 लोगों ने भारत को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, तो क्या इसका हम भी किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं इन हालात? देखें जी, काकर साहब जो है एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने ये बात की है ये बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि खुशकुन है और बड़ी हौसला अफजा है। इस तरह की जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स जो है ना, उन्होंने तो कोई बात नहीं की। हमें पता है कि 2019 में हमारा क्या रिस्पांस था। हम तो ये कह रहे थे कि LOC की तरफ ना जाएं, जबकि लोग जाना चाह रहे थे और क्रॉस करना चाह रहे थे। हम कह रहे थे दुआएं करें। तो जो लीडर जो कहता है वो बामानी होता है और उसमें कोई वजन होता है, और यही इसी तरह की हमें यहाँ पॉलिसी चाहिए कि जो अभी हमें करना क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि एक तो कश्मीरी की होप्स को हमें जिंदा रखना है हर हालत में, और जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको हमने जिंदा रखना है। कैसे करना है, ये पॉलिसी मेकर्स जो है ना उनको वो स्ट्रेटेजाइज करें। और इंडिया जो एक्सपोज होना शुरू हो गया है, जो कि पहले नहीं था, उसको मजीद जो है ना आप उसको एक्सपोज करें, खासकर उस वक्त जबकि इनका जो किल टीम्स जो बाहर पकड़ी गई हैं
यूके में, कनाडा में और अमेरिका में, और जिसकी बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त जो है वो एहतजाज किया गया है, अमेरिका ने खास कर और कनाडा ने तो एक्शन भी लिया है, तो उसको हमें मजीद तकवीत देनी है, उसको एक्सप्लॉइट करना है। जी हम ठीक है, ब्रिगेडियर आसिफ साहब आप काइंडली रुकिएगा। ब्रिगेडियर वकार साहब, मुझे कंक्लूड करना है। आपको नहीं लगता कि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है और हर गुजरते दिन और अपने हर आने वाले इकदाम के साथ मजीद एक्सपोज होता जा रहा है? डोंट यू थिंक दैट वी आर डन विद दिस थिंग दैट इंडिया इज एक्सपोज्ड? अब जैसे बात कर रहे थे कर्नल आबिद साहब कि इसको इंटरनेशनलाइज करें, तो क्या हम इसको इंटरनेशनलाइज कर सकेंगे या नहीं? जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का बायस है इंडिया को लेके, वो बड़ी मईशत है, वो जितना भी बड़ा जुल्म कर ले वो विक्टिम बन के ही बाहर आता है। इस सब को जहन में रखते हुए हम किस तरह से इंटरनेशनलाइज करेंगे? जी आई थिंक अगर फोकस हो और आप ऑब्जेक्टिव बना लें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा, इसराइल से ज्यादा कंट्रोल है दुनिया पे मीडिया का, और क्या हमास का सोशल मीडिया इस वक्त परसेप्शन की लड़ाई जीत नहीं चुका? 76% वेस्ट में है उनकी आई थिंक फेवर में, और ऑलमोस्ट 99% इस्लामिक वर्ल्ड में है। इसी तरीके से खालिस्तान की मैंने मिसाल दी। बात वही है, क्या आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के जो अपना मेंबर्स ऑफ असेंबली हैं, करता धरता हैं या सेल्स बने हुए थिंक टैंक्स है पाकिस्तान के, वी आर मच पावरफुल देन यू नो आई वुड से कि जो परपन सिंह पन्नू है या हमास की जो लीडरशिप, उनके पास क्या था? सेकंड थर्ड लीडरशिप था। तो उसमें बात हुई कि हमें टाइम में देखें हम थक जाते हैं, बात करने से भी थकते हैं कि ठीक है जी एक इवेंट आ गया, भारत ने ये कर दिया, आपने तो इट हैज जी जी बिल्कुल, टोटली और लोगों का जहन बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। मैं खुश आमदीद। ब्रिगेडियर वकार साहब, आपसे आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि अगर हमास ये कर सकता है तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है, लेकिन आप मीडिया की तवज्जो की बात कर रहे थे। मीडिया की तवज्जो तो नहीं है और हम इसको मखसूस दिनों पे इस पे बात कर लेते हैं, मखसूस डेवलपमेंट से बात करते हैं, रेगुलरली तो बात होती भी नहीं है। ये ऑल द मोर रीजन जो बात है ना, इसमें मैंने बताया ना अज़रबैजान का बड़ा वीक केस था, मिलिटरीली दे वर वेरी वीक, और उनकी शायद लैंग्वेज उनको वेस्ट में तो सुना भी नहीं जाता। उन्होंने तैयारी की 10 साल, मिलिट्री ने भी तैयारी की, उनके मीडिया ने भी की, जो भी उनसे टर्की से इवन पाकिस्तान से जो हेल्प आ सकती उन्होंने तैयारी की, और फिर ऑब्जेक्टिव हासिल। इसलिए मतलब वी आर नॉट अ स्मॉलर पावर, फिर हमारा स्टेक है, और कश्मीर बड़ा एडवांटेजियस है। तो यहाँ से 10 रास्ते जाते हैं कश्मीर को, और भारत से एक रास्ता जाता है। सो इस लिहाज से आई थिंक वी हैव क्लियर एडवांटेज। ओनली थिंग इसके कॉज हो, और कॉज का आगे ऑब्जेक्टिव रखें, उस पर काम करें मेहनत के साथ, और थक ना जाए। हमारा अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट टाइम यू नो मोफा काफी काम करती है, लेकिन हैज टू बी परसिस्टेंट, और इस तरह लीगल एफर्ट है, पूरे लीगल टीम्स हो जो इस पे लगी रहे। जैसा पानी की बात की, हो सकता है अगली लड़ाई आपको पानी पे लड़नी पड़े, तो उससे बेहतर नहीं कि कश्मीरियों के खून के लिए लड़ा जाए बजाय पानी के ऊपर लड़ा जाए। जी ब्रिगेडियर आसिफ साहब, अब ये कह रहे हैं कि जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री की खदमात तो हैं लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ फॉरेन ऑफिस ऐसा कर सकता है, या सिर्फ इलेक्शन से पहले कोई बात हो सकती है, या सिर्फ मखसूस दिन के ऊपर जितना एग्रेसिवली इंडिया ने इसके ऊपर फॉलो किया अपना जहन बना के, आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि एक बाकायदा स्टेट पॉलिसी अनाउंस होगी और उस पर मीडिया भी मिल के ऊपर काम करेगा, इस परसेप्शन के ऊपर भी और ये मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर जीतने के लिए भी? कमजोरी यही रही है कि हम परसिस्टेंट नहीं रहे हैं। हम तो जो रजीम चेंज होती है तो हर किस्म की पॉलिसी जो है वो ये तब्दील हो जाती है। वी हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट, और यही वजह है कि हम हर महाज के ऊपर जो है ये मार खा जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म और जो है ना ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी नहीं बनाते हैं। हम अभी अपनी जो अपीजमेंट पॉलिसी है उसको हम रफा दफा करें। अभी हम अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है ना उसको जो है ना फुल प्रोएक्टिव करें। फॉरेन पॉलिसी को हम पूरा प्रोएक्टिव बनाएं, चाइना को ऑन बोर्ड लें, दोनों को मिल के जो है स्ट्रेटेजाइज करें कि हाउ टू गो अबाउट, और उधर की जो चीज़ें जो सारी जो अभी इंडिया के फेवर में जा रहे हैं उनके डिसफेवर में ये करें। और विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट कोई इंसर्जेंसी, कोई फ्रीडम मूवमेंट ज़्यादा देर पा नहीं रहती। इनको जो है ये पाकिस्तान ही खाली शायद एक ऐसा मुल्क होगा जिसकी इतनी वहाँ पर स्टेक्स हैं और वो उसको मिलिट्री सपोर्ट नहीं पहुँचा रहा। ये हमारी बड़ी कमज़ोरी है। जो हमारी लॉन्ग आर्म जो थी उसको हमें दोबारा अनलीश करके एक्टिवेट करना होगा। और दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के अलावा जो हमें एक नेशनल
पब्लिसिटी सेल जो है हमें बनाना है, क्योंकि जो हाइब्रिड वॉर का जो अभी हमें खतरा है उसका अभी हमने खातर ख्वाह तोड़ अभी तक नहीं ढूंढा। हम टेंजिबल्स की ही बात करते हैं, इनटेंजिबल्स की तरफ नहीं जाते, ना आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की तरफ या मॉरल्स की ठीक तरफ। है ब्रिगेडियर या आसिफ साहब, ये जो चाइना वाला फैक्टर है उसके ऊपर भी बात करें कि जब हम ये कहते हैं कि अब तो इसमें चाइना भी एक स्टेक होल्डर है, लेकिन चाइना तो खुद इंडिया के साथ ट्रेड करता है और उनकी और तरह के रिलेशनशिप्स हैं, कुछ कुछ तनाज़े ज़रूर हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड इकोनॉमी नहीं, वो देखिए थिंग्स आर नॉट वेरी ट्रेड तो चाइना और अमेरिका भी कर रहा है ना जी। एग्जैक्टली। मगर तो मुझे सबसे ये बड़े बताइएगा हरीफ जो कि है ना इसमें हम प्ले वो कहाँ कर दोनों है। सकते हैं हाँ जी, वो इसमें? करते हैं जी क्योंकि आप इस वक्त ये देखें कि जो इंडिया है वो लाडला किसका है, वेस्ट का और अमेरिका का है। जैसे इजराइल है उसका, इसी तरह ये इंडिया भी है। और जो सबसे बड़े जो एंटेगनिस्ट हैं एट द ग्लोबल लेवल, वो एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चाइना, और जो रशिया है वो है, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इसको वो बुलवर्क किसके खिलाफ बना रहे हैं? इन चाइना के खिलाफ। पुलिसमैन ऑफ द रीजन इंडो पैसिफिक इंडिया को बना रहे हैं। तो ये किसके जो है ना फायदे में और किसके जो है ना नुकसान में है? चाइना। और चाइना के लिए जो सी पैक जितनी उनको ज़रूरत है आइंदा की एम्बिशंस के लिए, पाकिस्तान को भी उतनी ज़रूरत है। दोनों कई आपस में म्यूचुअल इसमें जो है ना बेनिफिट्स हैं। और वो कहाँ से आ रही है? उसका जो ओरिजिन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से, तो वही तो जगह है सारी। और वहां पर ही जो है वो जो है इंडिया भी बैठा हुआ है, लद्दाख जो है, इस लद्दाख और रीजन को अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद यहाँ जो है ना उसने सबसे अपना बड़ा मिलिट्री स्टेशन जो है ना उसको ये बनाना था, ये उसका अहदाफ था। वो खत्म नहीं हुआ। वो आज भी उसको वो ये देख रहे हैं कि हम उस रीजन को जो है ना करें, जो ये पैराडाइज ऑफ अर्थ की ये बात करते हैं फलाना। असल मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर एक हमें बहुत मजबूत जो है ना इंडो इजराइल और अमेरिकन बेस बने, जिससे कि ये पूरे एशिया और रशिया और ये बाकी ईरान वगैरह मिडल ईस्ट जो है ना उसको वो ये कंट्रोल करें। वो आइडियल जगह है इनके लिए। ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और चाइना को भी नहीं भूलना चाहिए, और चाइना नहीं भूला हुआ वो। और उसको अभी हमने उस लिहाज से स्ट्रेटेजाइज करना है। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे लॉन्ग टर्म, तो कैसे आप ये करेंगे? अभी आप, मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिसिटी एट नेशनल लेवल क्यों नहीं बनाई? मैंने तो 93 में ये जो है ना ये प्रपोजल ये दिया था, बन भी गया था, लेकिन फिर वो नहीं बना। आज होता तो हम इतनी हमने जो है ना हर प्रोविंस में जो हमारी इस वक्त बदहाली है, जो जिस तरह के ईस्ट पाकिस्तान में पहले थी, वो ये इस वजह से हुई है कि कोई रोकने वाला नहीं है। ये नैरेटिव कैसे उन्होंने इतने ज्यादा 20 साल में ये बनाया? इसी वजह से कि हम रिएक्टिव थे, अपोलोजेटिक थे। तो रिएक्टिव और अपोलोजेटिक इज नो पॉलिसी। इससे हमें खत्म करना चाहिए। जैसे काकड़ साहब ने ये बात की है, हर लीडर को, मिलिट्री हो या सिविलियन हो, उनको इसी तरीके से बात करनी चाहिए। इसी तरीके से जो है ना कश्मीरी की जो है वो हौसले जो है वो पड़ेंगे, वरना तो वो बिल्कुल बेआसरा आज पड़े हुए हैं। उनको जिस तरह के गाजा के लोग जो बिल्कुल ठीक है, बेआसरा आप मेरे साथ ही पड़े हुए रुकिएगा, मैं हैं। इसी पे ब्रिगेडियर वकार साहब से बात करती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेडियर वकार साहब, ये इसको क्लियर कर दीजिएगा कि चाइना के इंटरेस्ट तो हैं, लेकिन क्या चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर को बहुत एग्रेसिवली फॉलो करेगा अगर एक स्ट्रैटेजी बन भी जाए? ये सही बात है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो नहीं बनने दिया जा रहा, लेकिन कश्मीर इशू हल भी तो नहीं हो रहा। क्या हम चाइना से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या एक बड़ा डीप रूटेड होमवर्क है जो आने वाले वक्त में अनफोल्ड होगा? आई थिंक चाइना पाकिस्तान का काफी कन्वर्ज कर गया है। टाइम वी डोंट रियलाइज कि चाइना और इंडिया का जो तमाम बॉर्डर 3,500 किलोमीटर, ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है अनडिमार्केटेड। तो लोगों को पता नहीं है ये, यानी समझ लें जैसे हमारी एलओसी है, तकरीबन वही सिचुएशन है। उसको एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो जिधर बैठा हुआ है, इस तरीके से चाइना ने भी 2,500 स्क्वायर किलोमीटर लिया है 2020 में इनसे। उनके पूरे बॉर्डर पे इनका क्लेम है। इस तरह भारत का काउंटर क्लेम है एक्साइज चेन पे, उनका अरुणाचल प्रदेश पूरे सूबे पे जो है क्लेम है। तो और दूसरा, चाइना को पता है कि भारत इंडो पैसिफिक में उनके अगेंस्ट कर रहा है, तो लैंड साइड से। और सबसे बड़ा थिएटर जो है आई थिंक ईस्टर्न कमांड के बाद चाइना का अभी ये है, जो वेस्टर्न थिएटर है, उसमें बहुत तैयारी है। परवीन सानी की बातें सुन लें, जो उनके एनालिस्ट हैं, और वो कह चुके हैं कि अगली लड़ाई
इधर होगी बड़ी जो है। अच्छा, इसमें ये इंटरेस्टिंग है कि जीबी के सराउंडिंग में फिर ये कन्वर्ज करता है, यानी यहाँ पे चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री भी कॉपरेट कर सकती है, हमारी एयरफोर्स बड़ी जॉइंट एक्सरसाइजेज करती है यहाँ पे, शायद आपको पता होगा। और भारत को तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंस है, तो सीपेक की वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंस आई जब ठीक है, इंडिया ने बहुत क्लेम किया। शुक्रिया, आई गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।